डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स का जो पेपर है उसका हम टॉपिक आज कर रहे हैं इमर्जिंग टूरिज्म। इमर्जिंग ट्रेंड्स हमने जो है फर्स्ट यूनिट कवर की है, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। जो इमर्जिंग टूरिज्म यानी कि बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपके लिए, जो बेनिफिशियल हैं आज के टाइम में। हम उनके बारे में आज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका उसी यूनिट का टॉपिक है। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये आप सबने सुनी होंगी। मास टूरिज्म, आपने वर्ड सुना हुआ है मास टूरिज्म, ठीक है। और ये आपका आ गया मास टूरिज्म। देन आपने सुना है अल्टरनेट टूरिज्म, क्रिएटिव टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ठीक है। इस तरह के और भी कुछ एक टर्म्स होते हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुने हुए होंगे, बट उनको डिफाइन करना आपके लिए जो है अच्छे से आना चाहिए। इन्हीं के जैसा हमारा एथनिक टूरिज्म भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ या स्पेस टूरिज्म भी हो सकता है, वो भी इन्हीं टाइप के टर्म्स के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इनको एक एक लेके जो है चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास टूरिज्म की। हम कई बार बोलते हैं कि पहले जो है कॉन्सेप्ट होता था मास टूरिज्म का, और अभी हम एक टर्म यूज करते हैं दूसरी ऑल्टरनेट टूरिज्म की। तो बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं, हम देखते हैं बच्चों। मास टूरिज्म बेसिकली, मास का मतलब होता है ग्रुप, राइट। सो मास टूरिज्म is a form of tourism which involves 10 of thousands of people, यानी कि 10 क्या लेके हजारों लोग जो हैं, they are going to the same resort often at the same time of the year. And it is most popular form of tourism as it is often the cheapest way for the holiday and often sold as a package deal. तो बेसिकली क्या है बच्चों, मास टूरिज्म क्या है? एक ऐसा टाइप का टूरिज्म है जिसके अंदर हजारों, 10,000 मतलब इससे ज्यादा कितने लोग जो हैं वो एक ही समय पर, ज्यादातर साल के एक ही समय में एक ही रिजॉर्ट पर जा रही हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ टूरिज्म है। क्यों? क्योंकि ये जब जब सारे लोग ग्रुप में जाते हैं एक साथ तो ये सस्ता पड़ता है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ हॉलिडे है, और एक पैकेज डील की फॉर्म में सेल किया जाता है। आपको एक पैकेज की फॉर्म में सारी सुविधाएं जो है वो अरेंज करके दी जाती हैं, राइट। सो पैकेज डील क्या होती है? जिसके अंदर की पैकेज डील के अंदर ऑल ऑफ द टूरिस्ट नीड्स आर केटर्ड, जो टूरिस्ट की जरूरतें हैं वो सभी जो है उसकी पूरी की जाती हैं। और ये बाय वन कंपनी, जैसे कि एक कंपनी के द्वारा भी हो सकती हैं और कंपनीज के द्वारा भी हो सकती हैं, जैसे कि थॉमस कुक है। सो these needs include, थॉमस कुक ने, आपको याद है हमने हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर भी पढ़ा था, ट्रेवल एजेंसी भी पढ़ा था, उसने क्या किया था, वो कैसे ले जाता था, ग्रुप टूर्स लेके जाता था। एक साथ 500 लोग, 600 लोग या 250 लोग कितने उनकी जो है अरेंजमेंट्स करके उनको घुमाने के लिए सारी चीजें अरेंज करता था। इनमें क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ती है बच्चों? ट्रेवल फ्लाइट्स अरेंजमेंट करना है हमारे को, साथ साथ अकोमोडेशन, रहने का अरेंजमेंट किया जाता है, और कभी कभी खाने पीने का भी अरेंजमेंट किया जाता है। तो खाना पीना अगर पूरा होता है तो उसको हम फुल बोर्ड बोल देते हैं। अगर खाने पीने और बाकी चीजें अरेंज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फुल बोर्ड। फुल बोर्ड का मतलब उसके अंदर सारी मील्स जो है वो इंक्लूडेड है। कई बार हाफ बोर्ड भी होता है जब इसके अंदर 2 मील्स इंक्लूडेड होती है। और कई बार इसमें क्या होता है आपका कि ये ऐसा अरेंजमेंट भी होता है कि खाना जो है वो टूरिस्ट खुद अपने आप बनाता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। और ये टाइप ऑफ हॉलीडेज जो है बेसिकली जो है मास टूरिज्म जो है, इसका एक टर्म ध्यान रखना, इट इज अपोजिट टू सस्टेनेबल टूरिज्म। सो मास टूरिज्म इज अपोजिट टू सस्टेनेबल टूरिज्म, राइट। और देर आर मेनी टाइप ऑफ मास टूरिज्म, बहुत तरह की मास टूरिज्म हो सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर स्कीइंग करने अगर हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं बहुत सारे लोग एक साथ, सन बाथिंग के लिए जब बीच के ऊपर, कितने लोग देखे होंगे सन बाथ जो है बीच पे कर रहे होते हैं। कोई एक थीम पार्क है, डिज्नी वर्ल्ड है, या जो भी चीजें हैं वहां बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, या किसी क्रूज पर यात्रा कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल जो है वो सपोर्ट करते हैं मास टूरिज्म को।
और वो सपोर्ट क्यों करते हैं मास टूरिज्म को? क्योंकि क्या है, एक ही बार में बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो अब इसको मैं एक बार फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मास टूरिज्म है वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ टूरिज्म है जिसके अंदर हजारों लोग सेम जगह पर जाते हैं, सेम समय पे जाते हैं, एक ही जगह पर रुकते हैं मोस्टली। और ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ टूरिज्म है क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है एक तरह से, और एक पैकेज डील की फॉर्म में जो है दिया जाता है। पैकेज डील मतलब होता है इसके अंदर ट्रेवल अरेंजमेंट्स भी होते हैं, खाने पीना भी अरेंज होता है, रहने की सुविधा भी होती है। खाना पीना अगर तीनों टाइम का अवेलेबल है तो उसको हम फुल बोर्ड बोलते हैं, और अगर हमारा जो है 2 टाइम का है या खुद बनाना है तो बेसिकली इट इज हाफ बोर्ड, ऐसा कहते हैं। ठीक है जी। और कई टाइप के मास टूरिज्म होते हैं, जैसे कि हमने बोला अगर हम माउंटेन्स पे स्कीइंग करने जा रहे हैं, बीचेस पे जा रहे हैं, किसी थीम पार्क पर जा रहे हैं या क्रूज पे जा रहे हैं। एक ही क्रूज पे जा रहे हैं तो अकोमोडेशन सबकी क्रूज के ऊपर है, सारा अरेंजमेंट सब कुछ सबका एक साथ है, तो वो क्रूज के ऊपर जा रहे हैं। और अब इसका एक और सबसे अच्छा एग्जांपल आप भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जान पाएंगे, आपके इंडिया के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला आपने देखा है, साल के जो जब भी होता है, कितने जिस समय के बाद में वो एक ही समय में होता है, हजारों लोग जाते हैं, उसी जगह पर रुकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोग वहां पर होते हैं। और तो इसलिए हम क्या कहते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे हमें उस एरिया के अंदर बहुत सारी इनकम जनरेट होती है। बट हाँ, यहाँ से ना बच्चों इस टर्म को मत भूलना कि इट इज अपोजिट टू सस्टेनेबल टूरिज्म। वो कैसे, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो जब हम इतने सारे लोग जा रहे हैं तो ये हमें सस्ता पड़ता है। दिस इज मास टूरिज्म। ओके, चलिए अब हम दूसरा टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव टूरिज्म। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव टूरिज्म बेसिकली आपका क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ टूरिज्म that set out to be consistent with natural, social and community values, and which allow both host and guest to enjoy positive and worthwhile interaction and shared experiences. तो मतलब ऑल्टरनेटिव टूरिज्म जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक फॉर्म ऑफ टूरिज्म है जो कि कंसिस्टेंट, जो कि इन बैलेंस होता है एक तरह से नेचर के, समाज के, जो आपकी कम्युनिटी की जो वैल्यूज हैं, जो है जो सोच है उसके अकॉर्डिंगली, और जो है ये अलाउ करता है कि जो होस्ट है और गेस्ट दोनों ही जो है मिलकर जो है वहां के जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव जो है उसको एंजॉय करें। पॉजिटिविटी क्या, कि वो जब आपस में इंटरेक्ट करें तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और उस इंटरेक्शन को एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, इससे कोई नुकसान, यानी ऑल्टरनेटिव टूरिज्म कौन सा है जिससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है किसी भी प्लेस, लोकल एरिया के ऊपर या होस्ट प्लेस के ऊपर, बल्कि क्या हो रहा है, आपके इंटरेक्शन से पॉजिटिविटी आ रही है। तो इसलिए हमने बोला था ये किसके बैलेंस में है? नेचर के, समाज के और कम्युनिटी वैल्यूज के, सबका ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जा रहा है, उसे हम ऑल्टरनेटिव टूरिज्म कहते हैं। राइट? और ऑल्टरनेटिव टूरिज्म क्या है? इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, एक तरह से अम्ब्रेला टर्म, क्योंकि बहुत सारे टाइप की टूरिज्म है, उन सबको हमने ऑल्टरनेटिव टूरिज्म कहा है। वो सभी टर्म्स जो कि मास टूरिज्म को अपोज करते हैं, फॉर्म ऑफ ट्रेवल्स अपोज्ड टू मास टूरिज्म, यानी कि जो हमारा शब्द है मास टूरिज्म, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मास टूरिज्म, उसको जो भी अपोज करते हैं, जो भी कहते हैं कि मास टूरिज्म गलत है जबकि दूसरी फॉर्म होना चाहिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, वो सभी टाइप ऑफ टूरिज्म किसकी कैटेगरी में आते हैं? ऑल्टरनेटिव टूरिज्म की कैटेगरी में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, so alternative tourism aims to have neutral or positive effect on the destination. Although there are no rules for the beneficial tourism, that can take many different forms. तो alternative tourism क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि एक या तो न्यूट्रल हो, मतलब ना फायदा है ना नुकसान है, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो किसी भी डेस्टिनेशन पर।
ऑल्टरनेटिव टूरिज्म से क्या जरूरी है, किसी भी डेस्टिनेशन पे या तो कोई नुकसान फायदा ना हो, मतलब बैलेंस्ड हो, या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ये होता है जरूरी। और इसका कोई हालांकि कोई रूल नहीं है इसके बारे में, पर ये डिफरेंट फॉर्म्स के हैं, जैसे आपका, जैसे हमने बोला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आपका है, राइट। इसी तरह से इको टूरिज्म है, सस्टेनेबल टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, ये सारे ऑल्टरनेट टूरिज्म के फॉर्म्स हैं। क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस जो है हमारा मास और ऑल्टरनेटिव टूरिज्म के बीच में। मास टूरिज्म भी पढ़ा आपने, ऑल्टरनेट भी पढ़ गया, राइट। तो उसमें क्या है, अगर आपने स्पेशली आपने देखा, हमने जब बात की थी मास टूरिज्म में क्या चीज थी, ओवर क्राउडीनेस ऑफ ए डेस्टिनेशन। किसी भी डेस्टिनेशन पर लिमिट से ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो ओवर क्राउडीनेस में जो है उससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, किसके ऊपर, ऑन बोथ विजिटर पर भी होगा और जो जगह पर आपने विजिटेड की है, एंड द विजिटेड प्लेस, यानी कि जिस जगह आपने विजिट किया है और जो आपके विजिटर्स हैं, दोनों पर ही ध्यान रहे क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए, दोनों पर ही निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो होता है, राइट। जैसे कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, आप जब इतने लोग, आप सपोज करो कुंभ मेले के लिए जब जाते हैं जगह पर, तो क्या होगा, कंजेशन ऑफ रोड्स, रोड कंजेस्टेड हो जाएंगी, जो सर्विसेज हैं और जो टूरिस्ट के जो अट्रैक्शंस जो हैं वहां पर जो है अवेलेबिलिटी जो है लोग कम जो है नहीं होगी, आपको होटल्स के अंदर आपको रूम्स नहीं मिल पाएंगे आसानी से होटल या हॉस्टल्स के अंदर। इससे क्या होगा आपका, लीडिंग टू कन्वर्जन, इससे आपकी जो रेजिडेंशियल हाउसिंग जो है उसको आप हॉलिडे रेंटल्स पर देना शुरू करोगे। तो क्या होगा इससे, बेसिकली जो आपके वहां के जो लोग हैं वहां जो रह रहे हैं उन बेचारों को अपनी जगहें देनी पड़ेगी, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक तरह से बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। और जो है पॉपुलर सिटीज जो है उनके ऊपर, जो शहर जो है उनके ऊपर क्या आता है, स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब किसी जगह पर, किसी शहर के अंदर जो है नॉर्मली जब लोग रह रहे हैं, वहां 5 लाख लोग हैं, तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी सड़कें हैं, जितने बसेस हैं, जितना बिजली पानी वहां पर खपत होता है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली होता है, क्योंकि साल के सभी महीनों में उतना ही रहता है। पर हम बात करते हैं कि साल का 1 महीना ऐसा है या 2 महीने ऐसे हैं जिस वक्त यहाँ पर लाखों लोग आ जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि जब वो लाखों लोग आ जाएंगे तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो उनको क्या संभाल पाएगी। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी और साथ साथ वहां का जो आसपास का प्रकृति है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ मास टूरिज्म इज द लैक ऑफ, पहली समझ में आ गई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ओवर क्राउडेडनेस हो जाएगी, राइट। और जो आपकी सेकेंड पॉइंट है वो क्या आता है आपका, another characteristics of mass tourism is lack of consideration travelers show towards, lack of consideration travelers show towards their host city, being economic, social, cultural या environmental considerations, or which can lead to the polarization of wealth। इसका अब ध्यान से सुनो क्या क्या होगा, वो कहता है, ये कहता है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मास टूरिज्म की, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब इतने सारे ट्रेवलर्स आएंगे, वो अपने कंट्रीज से आएंगे, तो आप ये बताओ वो जिस जगह पर घूमने गए क्या वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे आने की वजह से यहाँ की आर्थिक उस कोई प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक जो है समाज पर यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ के एनवायरनमेंट को कुछ हमारी वजह से खराब हो रहा है, क्या वो इन बारों में सोचेंगे, नहीं। तो ये क्या कहते हैं, शो देयर होस्ट लैक ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि उनका उसकी तरफ जो है कोई भी झुकाव नहीं होगा, कोई भी इस बारे में नहीं सोचेगा कि जो होस्ट सिटी है वहां का जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है, उनके पहलुओं के बारे में कोई नहीं सोचता है। और उससे क्या होगा जब कोई नहीं सोचेगा, इट विल लीड टू पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ, डिटेरियोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ का मतलब होगा कि जो पैसा है वो सब तक नहीं पहुंचेगा, वो कुछ हाथों में सीमित रह जाएगा। जो वहां के प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो डिटेरोएट, वो भी नष्ट हो जाएंगे।
जो लोकल हैं और जो ट्रेवलर्स हैं उनके बीच का व्यवहार हॉस्टाइल हो जाएगा, नफरत भरा हो जाएगा। भाई मेरा शहर है, मेरे इस शहर में अगर सपोज करो कोई मेला लगता है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं किसी महीने में, और उस वजह से हमें सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है, ऑफिस पहुंचना मुश्किल हो जाता है, बिजली का कट लगता है, पानी टाइम पर नहीं आता है, तो हम ऐसे उसमें क्या करेंगे? जो भी अगर हमें कोई टूरिस्ट दिखेगा भी तो हमें बहुत गुस्सा आएगा, हम यहाँ बोलेंगे भाई इन लोगों की वजह से जो है हमें इतनी सारी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है। नेचुरल सी बात है ना, वी विल बी एंग्री अबाउट दैट, तो हमें उस चीज से जो है वो बहुत ही गुस्सा आता है। तो ये जो है आपका सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो बेसिकली हमारे ये मास टूरिज्म की वजह से जो है हमारे को होते हैं। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ मास टूरिज्म, ये लाइन नहीं लिखनी। बट हाँ, यहाँ आप सिर्फ को एग्जांपल लिख दोगे कि मास टूरिज्म के एग्जांपल आपने कौन कौन से देखे। जब आप किसी फेयर में जा रहे हो, क्रूज टूरिज्म के लिए जा रहे हो आप, ठीक है, तीर्थ यात्रा पे जब बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं तो वो सारे फॉर्म्स कौन से हैं, वो सारे ही मास टूरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया अब टर्म कि हम क्यों बोलते हैं कि मास टूरिज्म और अल्टरनेटिव टूरिज्म क्या है। क्योंकि मास टूरिज्म के अंदर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं? उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़, कंजेशन, सड़कों की समस्याएं, सेवाएं जो है उनमें वो प्रॉब्लम आ जाती है। साथ साथ मास टूरिज्म की वजह से जो लोग होते हैं वो लोग उस शहर के जो होस्ट सिटी है वहां के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या एनवायरमेंटल पहलुओं पर ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से जो है वेल्थ का भी पोलराइजेशन होता है, कुछ हाथों में सीमित रह जाती है, और साथ साथ जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जो लोकल्स और जो ट्रेवलर्स हैं उनके बीच में नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। ठीक जी। तो अब और जबकि दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव टूरिज्म क्या है? ऑल्टरनेटिव टूरिज्म क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है सभी फॉर्म के ट्रेवल्स के लिए, जो कि अपोज करती हैं मास टूरिज्म को। और स्पेशल अटेंशन जो है वो किस पर दिया जाता है इस केस में? इकोनॉमिक पर दिया जाता है, जो यहाँ नहीं दिया जा रहा था। देखा था ना, यहाँ नहीं दे रहे थे, यहाँ इकोनॉमिक पर भी, सोशल पहलू जो हैं, कल्चरल पहलू हैं या एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है, उन सब पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। तो अल्टरनेटिव टूरिज्म का उद्देश्य है कि एक न्यूट्रल इम्पैक्ट हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो उस डेस्टिनेशन के ऊपर। ऑल्दो जो है इसके कोई रूल्स नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो अल्टरनेटिव टूरिज्म के हैं, जिनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हम जो है उसी डेस्टिनेशन पर जो है होने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को बढ़ावा दे सकें। तो आई होप अब आपको बच्चों कोई भी अगर पूछे मास टूरिज्म क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या डिफरेंस है, तो ये आप बहुत आसानी से आप बता पाओ। चलिए, अब ये हम कुछ ऑल्टरनेटिव टाइप की जो टूरिज्म जो है उसी के एक दो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा हमने, पहला टर्म आता है क्रिएटिव टूरिज्म। क्रिएटिविटी जो है से डील करता है। तो क्रिएटिव टूरिज्म को हम क्या कह सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज टूरिज्म विच ऑफर्स विजिटर्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर क्रिएटिव पोटेंशियल through active participation in courses and learning experiences which are characteristics of the holiday destination where they are undertaken. Means क्रिएटिव टूरिज्म को हम डिफाइन करते हैं ऐसा टूरिज्म जो कि हम विजिटर्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देता है कि वो जो उनकी क्रिएटिव पोटेंशियल है, क्षमता जो है, उसको डेवलप कर सके। कैसे कर सके? एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करें उन कोर्सेज में या जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें उस हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जहां पर वो हो रही। तो जब वहां पर अगर इस टाइप की एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, उसमें अगर टूरिस्ट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी जो क्रिएटिव जो उसकी क्षमता है वो जो है वो इंक्रीज होती है, और इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव टूरिज्म। आज के समय में जैसे बेटा आपको भी पता होगा, अगर आप लोग भी हम बोलें चलो कहीं घूमने चलते हैं, सीधा लाइन में गए और घूम फिर के आ गए, तो मजा नहीं आता है जब तक हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। वी एंजॉय कि अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे जाएं, वहां की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होंगे, तब हम उसे एंजॉय करते हैं। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म बहुत जरूरी है, तो ये भी उनमें से ही एक है। So this could include some of the more active forms of special interest tourism. इसके अंदर जो है हम कुछ स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म टाइप्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कुकरी है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, क्राफ्ट है, आर्ट हॉलीडेज है,
ये एक्टिविटीज में हम वहां पर उस जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि जो डेस्टिनेशंस इस टाइप की एक्टिविटीज हमें करा रही हैं वो बेसिकली क्रिएटिव टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। क्रिएटिव टूरिज्म इज बीइंग परस्यूड पर्टिकुलरली बाय दोज डेस्टिनेशंस, उन डेस्टिनेशंस पर होता है जो है वहां पर सिर्फ रिसोर्सेज जो हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको क्रिएटिविटी उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, इन्वॉल्विंग क्रिएटिव पर्सन इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, उसको इन्वॉल्व किया। दूसरा, यूजिंग क्रिएटिव टूरिज्म प्रोडक्ट्स, कुछ क्रिएटिव टूरिज्म प्रोडक्ट्स उसके अंदर डाल दिए हमने, जैसे कि ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज उसके अंदर डाल दी यूजिंग द एनवायरनमेंट को यूज करते हुए। आप वहां पर कुछ एरिया में क्रिएटिव जगहें, क्लस्टर्स बने हुए, मॉन्यूमेंट्स बने हैं, उनको देखकर आ गए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो दस क्रिएटिव टूरिज्म has become a significant tool for developing specific environment experience by producing innovative and more flexible tourism forms, by developing creative tourism production and by repackaging tourist services. तो आपने क्या किया है, ये जो है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर चीजों को, इनोवेटिव आइडियाज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो है ये नेचर ऑफ टूरिज्म के बेसिस पर जैसे आप एक्टिविटीज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई आप जा रहे हो, किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में जा रहे हो या कुछ जा रहे हो, वहां कुछ एक्टिविटीज हैं, आप सफारी कर सकते हो, आप जो है क्या कहते हैं, सपोज करो वहां पर बीच बीच में या किसी और जगह पर भी अगर आप रूरल एरिया में जा रहे हो, वहां एक्टिविटीज हैं कि वहां कुछ विलेज कॉन्सेप्ट बना हुआ है जहां पर जो वहां के लोकल लोग हैं कुछ क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, तो आपको भी मौका दिया जाता है कि आप वहां बैठ के उस क्राफ्ट वर्क को लर्न कर सकते हो और उनके साथ कर भी सकते हो, तो वो क्रिएटिविटी हो गई। इसी तरह से किसी डेस्टिनेशन पे कुकिंग से रिलेटेड जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं जहां पर आप जो है कुकिंग लर्निंग या अपनी कुकिंग की स्किल्स जो है वो भी दिखा सकते हो। इसी टाइप से कुछ जो है प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है फोटोग्राफी का, कि आपकी डेस्टिनेशन है, आपको वहां पर फोटोग्राफी करनी है और आप अपनी फोटोग्राफ्स को डिस्प्ले कर सकते हो। तो दैट मीन्स एक्टिविटी जो है उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी की इन्वॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव टूरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है बच्चों इको टूरिज्म। आप लोग इसको जानते हैं टर्म को। इको टूरिज्म क्या होता है? Ecotourism is catering for tourists wishing to experience the natural environment without damaging it or disturbing its habitats. It is a form of tourism involving responsible travel to natural areas, conserving the environment and improving the well-being of the local people. तो इको टूरिज्म क्या होता है? इसका मतलब केटरिंग फॉर टूरिस्ट, मतलब ऐसे टूरिस्ट को हम सुविधाएं दे रहे हैं जो जिनकी विश है कि वो एक्सपीरियंस करें वहां के जो नेचुरल एनवायरनमेंट को, एक्सपीरियंस करें प्राकृतिक एनवायरनमेंट को बिना उसको डैमेज पहुंचाए या बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए। वहां का जो भी हैबिटेट जो भी वहां पेड़ पौधे हैं या जानवर जो हैं उनका जो रहने का स्थान है, बिना उसको नुकसान पहुंचाए वहां के नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी इच्छा रखने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनको जो आप टूरिज्म अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इको टूरिज्म। यानी कि ऐसा टूरिज्म हो गया जिसमें आप प्राकृतिक स्थानों पर जा रहे हो बट उस स्थान को आप डिस्टर्ब या डैमेज नहीं कर रहे हो। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल। तो इसलिए हमने बोला कि ये एक ऐसा जो है टूरिज्म है जहां पर कि रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और साथ साथ जो है आप कंजर्व कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को भी, और वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी वेल बीइंग को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। यानी कि आपकी वजह से ना तो वहां के लोकल्स को कोई नुकसान होगा बल्कि फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और ना ही वहां के एनवायरनमेंट को, आपके वहां के माहौल को आप डिस्टर्ब करेंगे। जो इस टाइप का टूरिज्म है उसे इको टूरिज्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इको टूरिज्म एक फॉर्म ऑफ टूरिज्म है दैट अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट, जिसकी कोशिश ये होती है कि जो है जो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर वहां के एनवायरनमेंट पर हो रहे हैं तो उनको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी नहीं होते हैं
और बहुत सारा टूरिज्म डेवलपमेंट जो है इन एरियाज में किया जाता है जो कि पहले डेवलप नहीं किए गए। बहुत सारे एरियाज अभी ऐसे हैं, हम देखते हैं जहां अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जहां तक अभी लोग जो है ज्यादा जाते नहीं हैं। उन एरियाज में अगर हम टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, इस बात का ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि वहां पर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो है टूरिस्ट के आने से, उसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म। So it is traveling to relatively undisturbed और uncontaminated natural areas। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है कि हम अनडिस्टर्ब वो एरिया जिनको अभी डिस्टर्ब नहीं किया गया, जहां जिनको कंटेमिनेटेड गंदा दूषित नहीं किया गया है उन प्राकृतिक एरिया को, और आप जा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है उस एरिया को स्टडी करना, उसको जो है सराहना करना और वहां की सीनरी को एंजॉय करना, साथ ही साथ जो वहां के वाइल्ड प्लांट है और एनिमल्स जो है उनको भी देखना आप जो की ये इच्छा है, बिना उस जगह को डिस्टर्ब किए या उसको दूषित किए। तो यानी कि हम उन जगहों पर जा रहे हैं जो अभी तक दूषित नहीं की गई, डिस्ट्रॉय नहीं की गई, और उन जगहों पर जाने का, ट्रेवल करने का उद्देश्य है आपका उस जगह के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, सराहना चाहते हो, वहां की सीनरी, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स को भी देखना चाहते हैं। ये टर्म आपको शुरू समझ आया होगा बच्चों की हमने जो बात करी कि ये जो इको टूरिज्म है बेसिकली वो हमारा जो है वो क्या होता है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है अल्टरनेटिव टूरिज्म का। इसके अंदर जो है जो विजिटर है वो लोकल लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और जो है इसमें इसी टाइप की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि नेचर के अकॉर्डिंगली होती हैं। उसी उसी सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है कि वो नेचर जो है को कोई डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं किया जाएगा। और इस तरह से जो है जनरली जो है टूरिज्म ग्रोथ जो है अगर रेगुलेटेड ना हो, रेगुलेटेड नियमों के आधार पे ना हो, तो उसकी वजह से जो जंगल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल जो है, फायरवुड जो है वो भी इस्तेमाल भी किया जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, और वहां का जो वन्य जीवन है जो है, और चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उन सबको भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे होता है? क्योंकि क्योंकि उस केसेस में क्या होता है, बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, गार्बेज इकट्ठा हो जाता है वहां पर। तो और अगर हम टूरिस्ट के लिए वहां पर सड़कें बनवा देंगे तो उससे भी नुकसान होता है उस जगह को, क्योंकि आप सड़कें बनवाएंगे, आप वहां पर रहने की सुविधा करेंगे तो जंगलों को काटना पड़ता है। तो इस तरह के जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारा फ्लोरा फोना और बहुत सारी वाटर बॉडीज जो हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर यहाँ डेवलपमेंट की गई तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी तरह वेस्ट जनरेट जो होता है बेसिकली होटल्स के द्वारा, या जैसे फूड वेस्ट है या बची हुई सब्जियों का कूड़ा है, पॉलिथीन बोटल्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, और जो है इनकी वजह से भी जो लोकल इकोसिस्टम है वो काफी डिस्ट्रॉय होता है। तो कुछ वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल या पॉलिथीन जो है, इसकी वजह से ये एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करती है। तो बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हैं इस वजह से डैमेज हो चुके हैं। तो ये इसलिए जो है बेसिकली बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो स्थापित किए गए हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो नेचुरल प्राकृतिक लैंडस्केप फ्लोरा फोना जो है उसको जो है संभाल के रख सके। और जो टूरिज्म डेवलप किया जाता है यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर, जब हम ध्यान रख रहे हैं इको टूरिज्म टाइप ऑफ टूरिज्म, वो उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि उसकी उस एरिया की जितनी लिमिट है उस लिमिट को जो है वो हमने क्रॉस जो है बच्चों नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा रूरल टूरिज्म में क्या है, as the movement of people from their normal place of residence to rural areas for a minimum period of 24 hours to the maximum 6 months, sole purpose of leisure and pleasure। तो यानी कि जब लोग एक स्थान से अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और कम से कम 24 घंटे के लिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए जा रहे हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ घूमना फिरना या एंजॉय करना है उस एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, उसे हम रूरल टूरिज्म कहते हैं।
और रूरल टूरिज्म के अंदर जो है बेसिकली सभी टूरिज्म एक्टिविटीज जो रूरल एरियाज के अंदर है वो की जा रही हैं, वो रूरल टूरिज्म के अंदर ही आती है। और ये यूएनडब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंगली, जब हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे डिफाइन करता है रूरल टूरिज्म को, दैट इट इज ए टाइप ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी इन विच द विजिटर्स experience is related to a wide range of products generally linked to nature based activities, agriculture, rural lifestyle, culture, angling and sightseeing। कहने का मतलब है यूएनडब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंगली एक टूरिज्म, एक जो टाइप ऑफ टूरिज्म है, जिस एक्टिविटी जो है जिसमें कि जो विजिटर्स जो हैं वो बहुत सारी टाइप की जो नेचर बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको एंजॉय करते हैं उस एरिया के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर करके एंजॉय करते हैं, वहां का रूरल जो ग्रामीण लाइफस्टाइल है, रहने का तरीका है, वो देखते हैं, उनका कल्चर देखते हैं। एंगलिंग और फिशिंग होती है जो आप वो करते हो, मछली जो आप पकड़ना है, या वहां की जो सीनरीज को देखना, ये सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं। और जो ग्रोथ है इंडिया के रूरल टूरिज्म मार्केट की कुछ सालों से जो है हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा हो रही है। और जो इंडिया के विलेजेस जो हैं अब हम टूरिस्ट मैप नक्शे पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो रहा है और जो फॉरेनर्स जो हैं इसको काफी पसंद करते हैं, जो बाहर के देशों से आते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो विलेजर्स जो हैं वो जो है दूसरे उनको भी एक एडिशनल जो है क्या बेनिफिट होता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, उनकी आमदनी का भी एक नया साधन जो है ये हो जाता है। लोग विजिटर्स जब वहां पर आएंगे तो विजिटर्स इसके साथ साथ वो इंटरेक्ट कर पाते हैं विलेजर्स के साथ साथ, और उनको जो है एक इस तरीके से जो है उन ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी भी मिलती है और लोगों से इंटरेक्ट करने का भी जो है उनको एक मौका मिल जाता है। और इंडिया के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो रूरल टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रही है इनक्रेडिबल इंडिया प्रमोशन के अंदर। जैसे कि फोर्ट जादवगढ़ जो पुणे के नजदीक है उसको रिनोवेट किया गया है, और कामत ग्रुप ऑफ होटल्स जो है इंडिया के अंदर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, वो रूरल एरिया को डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज के अंदर काफी अच्छी है। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस और जर्मनी जहाँ पर है, तो वहां जैसे कि आपके ये अंगूरों की जो है बगीचे हैं आपके, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। या इंडिया के अंदर भी जो एरियाज जहाँ पर हैं, जहाँ पर आपकी कोई पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, वहां पर उनको देखने के लिए लोग आते हैं। और वहां पर सबसे अच्छी बात है कि लोगों को रहने के लिए भी जो है सुविधाएं जो हैं उनको गांवों में दी गई हैं, और स्पेशल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। इंडिया के अंदर हम देखते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज होटल्स बने हुए हैं। हेरिटेज होटल्स क्या है, बहुत सारी जो पुराने किले या हवेलियां जो हैं, बंगलो हाउसेस हैं, उनको जो है अकोमोडेशन में कन्वर्ट किया गया है, के लिए सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं। और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि वहाँ के लोग जो है उस रूरल कल्चर को देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि रूरल एक्टिविटीज में भी, जैसे आप खेतों में काम कर रहे हो, आपको वो एंजॉय करना है, आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। आपको जो खेतों से जो है अनाज काटा जा रहा है, या जो बगीचे लगे हुए हैं, आपके फलों के बाग लगे हुए हैं, उनमें एंजॉय करना है, कैसे उगाए गए हैं, कैसे तोड़ा जाता है, वो सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। इस टाइप के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो आई होप बेटा अब आप लोगों को थोड़ी सी जो ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट्स आजकल बहुत ज्यादा जो हम चल रहे हैं उनके बारे में जो है जानकारी मिल गई है, और आप उसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। So happy learning and keep learning.